चलिए जी, प्रारंभ करें। जी आचार्य जी। चलिए। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य तावत् द्वितीया विभक्तेः रूपसिद्धीनां विषये उच्यते। प्रथमा विभक्ति विषये अथ च संबोधन विभक्ति विषये च पठितवन्तः। अद्य तावत् द्वितीया विभक्तिः उच्यते। मित्राणि, द्वितीया विभक्तेः रूपाणि रामं रामौ रामान् इति द्वितीया विभक्तेः रूपाणि भवन्ति। एतानि रूपाणि कथं सिद्ध्यन्ति? अस्मात् कारणात् रामवत् अन्येषामपि शब्दानां रूपाणि भवन्ति। यथा अकारान्तेषु रामशब्दः अस्ति, तथैव अकारान्तेषु सर्वशब्दः, अथ च इकारान्तुकारान्तेषु अपि क्वचित् क्वचित् एतानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते। अतः अम औट् सस् इति विभक्तीनां परतः कस्य कार्यस्य विधानं भवति इत्यस्मिन् विषये अद्य विस्तरेण पठामः। जी। तो सूर्यकांत जी, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यदि अम विभक्ति आपको द्वितीया में पर में मिल जाए तो आपको करना क्या है? आपको एक सूत्र स्मरण रखना है, अमी पूर्वा। अमी पूर्वा किस कंडीशन में लगेगा ये आपको पता चलेगा। अमी पूर्वा लगेगा आपको अक से अम संबंधी अच के परे रहते। सूत्र का अर्थावृत्ति में स्पष्टतया देख पा रहे हो, अको अम्यचि। क्या लिखा है? अको अम्यचि पूर्व रूप में का देश और स्यात् क्रिया का अध्यार कर लेना जी। तो अर्थ हो जाएगा कि अक से अम संबंधी अच के परे रहते क्या हो जाता है? पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। जी। बात आ गया समझ में? जी। यस। तो कहने का मतलब यह हुआ कि अक से हम संबंधी अच परे रहते, मतलब इस प्लस के चिन्ह से इस साइड में होना चाहिए अक। अक का मतलब आप उस प्रत्याहार को समझते हैं, अब ज्यादा आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। पूर्व में क्या होना चाहिए? अक। अक में क्या आ जाएगा? अ, ई, उ, री या ली, यहां तक। ये चीज पूर्व में रहेगी और आगे क्या होगा? अम संबंधी अच, मतलब ऐसा वैसा अच नहीं, अम विभक्ति संबंधी अच होना चाहिए वो। तो मित्रों, ये सूत्र क्या कर देता है? पूर्व रूप एकादेश कर देता है। क्या कर देता है? पूर्व रूप एकादेश। पूर्व रूप एकादेश। ये मित्रों संधि का सूत्र है, आप समझ गए हो जी। पर ये एक ही जगह लगता है, अम विभक्ति के परे रहते, तो इसको यहां दर्शाना पड़ा है, ये संधि सूत्र। जी। ठीक है ना? जी। तो आइए, अब इसका दायरा समझ गए होंगे। अब आपको जो शब्द अकारांत मिलेगा, अक का मतलब क्या हुआ कि जो शब्द अकारांत होगा, इकारांत होगा, उकारांत होगा और इकारांत होगा, वहां पे ये सूत्र लगेगा। जी। क्यों? इसका दायरा भी समझ गए होंगे कि अक कहां मिलेगा और अक से अम संबंधी है आपको इन विभक्तियों में मिलता रहेगा। जी। तो इतनी स्पष्टता आ गई ना। अब आप इस सूत्र को आप याद रखिएगा, जब इकारांत हरि शब्द आएगा तो वहां पे भी लगाना है, उकारांत गुरु शब्द है वहां पे भी लगाना है इसे। जी। ठीक है जी। ये संधि का सूत्र है, और बहुत सरल रूप। तो पूर्व रूप एकादेश होता है। पूर्व रूप का मतलब होता है कि पूर्व में जो स्थित अक्षर हो वैसा ही उन दोनों, मतलब पर जो वर्ण होगा वो पूर्व जैसा ही बन जाएगा, बस ये होता है पूर्व रूप का मतलब। जैसे आप यहाँ देख रहे होगे राम अम, ये स्थिति है। अब राम अम में प्राप्ति क्या क्या है? यदि अमी पूर्व ना होता तो वो क्या क्या सकता? तो आपको जो क्रमशः बताते हैं। सबसे पहले तो आकाश सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, आध गुणा वगैरह कोई बात करके। जी।
जी, अक सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता आपकी संधि में से। और और एक सूत्र और है, प्रथमेव पूर्व सवर्ण। अक से प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति संबंधी एच परे हो, तो ये द्वितीया विभक्ति संबंधी एच भी परे है। जी, तो यहाँ पर क्या हो सकता था, उससे पूर्व रूप सॉरी, प्रथम पूर्व सवर्ण से क्या हो सकता था, पूर्व सवर्ण दीर्घ भी हो सकता था, जी, लेकिन वो नहीं किया, बल्कि क्या किया, अमी पूर्वा उसको भी बांधेगा। उसको भी कौन बांधेगा, अमी पूर्वा। जी, अमी पूर्वा ऐसे कर लेंगे तो क्या होगा, अक्षर संबंधी एच के परे रहते पूर्व रूप एक आदेश हो गया, पूर्व पर के स्थान पर ये पूर्व रूप होगा। तो ये पूर्व रूप जब हुआ, जब आप देख रहे होगे, तो यहाँ का जो अ और राम का जो म में अ, ये दोनों पूर्व जैसा अ बन गया, मतलब अम का अ जो है राम के मकारोत्तरवर्ती आकार जैसा ही हो गया। जी, इस प्रकार का एक आदेश हुआ। तो जब ये वाला म उधर मिल जाएगा, तो ये इधर केवल फिर तो म बचेगा ना। तो जब आप इसे मिलाएंगे तो बन जाएगा क्या, रामम। क्या बन जी, जाएगा, रामम। रामम। और यदि कदाचित पूर्व सवर्ण दीर्घ होता तो रामा ऐसा प्रयोग बनता, जो कि गलत था, इसलिए इसको नहीं किया गया है। ठीक है, जी, तो चलो आप इसे समझ गए होगे, रामम कैसे बनेगा। ठीक है, जी, चलो अब आपको ऐसे ही इसमें प्रयोग बना लेने हैं। अभी इसकी सिद्धि भी और आपको दिखाते हैं थोड़ा, है आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक अब आउट आउट विभक्ति में देख लीजिए, आउट विभक्ति में क्या बन जाएगा, आउट का टकार इस संज्ञा के हलंत्यम सूत्र द्वारा, तो औ ही बचेगा। आउट का क्या बचता है, औ। औ मात्र बचेगा। जी, तो फिर इसको भी आपको वही प्रक्रिया करिए, वृद्धरेचि प्राप्त होगा, प्रथमो पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होगा, आप जो पहले पढ़े हो, और नादिची प्रथमो पूर्व सवर्ण का निषेध कर देगा। और एक बार इस सूत्रों का अर्थ जरूर आवृत्त करते रहिए। देखो व्याकरण पढ़ने, व्याकरण क्या चीज है, महाभाष्यकार कहते हैं उसको सिद्धांत भाष्य, उसको उसे मानना चाहिए कि सूत्रम व्याकरण, व्याकरण है सूत्र को याद रखना। जी, तो आपको वो नियम स्मरण में रहने चाहिए, आपको बहुत ज्यादा रूपों को रटने की आवश्यकता नहीं है, नियम स्मरण की बात है। उन नियम का स्मरण करिए और लगातार जहां जहां आपको मिले प्रयोग करते रहिए। जी, तो अब यहाँ पर प्रथमो पुरुष सवर्ण दीर्घ को बात करके वृद्धि से वृद्धि हो गया, तो रूप क्या बन गया, रामऊ। ओके, क्या रूप बन जाएगा, रामऊ बन जाएगा। तो ये दो, ये भी रूप सिद्ध हो गया। अब आइए द्वितीय विभक्ति में, अब सबसे लास्ट रूप है सस। अब सस आएगा सबसे, तो द्वितीय पूरा हो जाता है। तो क्या किया, तुम आगे ले आए राम प्लस सस विभक्ति, ये द्वितीय का बहुवचन है। अब सस में क्या रहेगा, आप इस आकार से देखिए, इस राम शब्द को ठीक से पढ़िए, क्योंकि जो काम से रहे हैं वैसे ही वह काम और प्रकार के एजेंटों से होंगे, थोड़ा बहुत चेंज होकर के, बस थोड़ा बहुत चेंज। जी, इसलिए सकारांत को ढंग से पढ़ जाइए, बाकी तो आप ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं। आप सोच रहे भैया अकारांत जब इतने दिनों में हुआ तो इकारांत उकारांत एकारांत जाने क्या क्या बचे हैं, कितने दिनों में होंगे, ये नहीं सोचना है। बस जो भी दिक्कत अकारांत में है, क्योंकि व्याकरण को क्या माना जाता है, बड़ा सिंह मुख है, मतलब शुरुआत में ही बस बड़ा होता है, बाद में तो फिर तो सब सिमट जाता है ना। जी, हाँ, तो बस इसलिए आपको इस अकारांत को ध्यान से पढ़ना है। अकारांत में जो नियम लगे हैं वही नियम और पे काम करते हैं, हल्के फुल्के चेंजेस के साथ, है। तो इसमें दो जी, चीज याद रखिए, विभक्ति क्या पर में है, एक एक चीज, और पूर्व में शब्द क्या है, और क्या कुछ संधि की कंडीशन बन रही है, क्या क्या हो रहा है, ये सब बस इतना जानते रहे। और जहां पर जी, विभक्ति के स्थान पर कुछ आदेश होगा उसके बारे में भी इसमें आएगा। तीन चीज होती है, प्रकृति और प्रत्यय, जिसको आप कहते हो वो प्रातिपदिक, और प्रत्यय आगे जो परे रहता है, जी, और जिसको विभक्ति, और उन दोनों के बीच में होने वाला जो कार्य, कार्य को याद रखना है। और कहीं कहीं पर क्या होता है, विभक्ति के स्थान पर कुछ आदेश हो जाते हैं, उनके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। यही तीन चीज, सिर्फ तीन चीजों का दिमाग में रखना है इस पूरे षडलिंग प्रकरण में। ठीक है, जी, बस ये जो षडलिंग में याद रखोगे, ऐसा ही लगभग आपको तिङंतों में भी यही याद रखना पड़ेगा। आइए वर्तमान रूप में चलते हैं, क्या बन रहा है। तो आपका ये रूप है, देखिए राम आगे शस विभक्ति ले आएगा,
आपने ये सस कैसे आएगा? लाना आपको उसी तरीके से है कि आपको बहुसु बहुवचनम से बहुत अर्थ की विवक्षा होगी, तो बहुत है ना? और कर्मत्व अर्थ की विवक्षा होगी। इतना विवक्षा होने पर क्या होगा? बहुत सारे राम आएँगे, उनमें से एक शेष बचेगा, स्वरूपाणाम एक शेष विभक्तौ एक से। हैं? हम उसे बार-बार नहीं कह रहे हैं क्योंकि वो इंक्लूड रहता है इतने में। जब आप द्विवचन लाए हो तो द्वित्व की विवक्षा तो रहेगी रहेगी। जैसे रामऊ राउत में बनाई थी वहाँ। जी, अब उसको बार-बार नहीं कहा जाएगा, है ना? जैसे जी, एकत्व की विवक्षा होने पर द्वेकयोर द्विवचनैकवचने वो जो सूत्र आपने पढ़ा था उससे एक वचन लाते थे। अब वो चीज़ क्या इंक्लूड रहेंगी कि हाँ, हाँ, वो एकत्व विवक्षा में एक वचन होता ही है और बहुषु बहुवचनम बहुत्व की विवक्षा होने पर बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। अब उनको बार-बार अब वो एक शेष करके नहीं दिखाया जाएगा, बस आपको समझा दिया जाएगा बहुवचन लिया है और इससे इतने से ही आपको समझना होगा कि हाँ, उतनी सारी प्रक्रिया हम पहले कर चुके हैं। मतलब बहुत सारे राम लाए, उसमें से जी, स्वरूपाणम एक शेष वक्तु करके एक बचाया। ये सब चीज़ इंक्लूड रहेगी। आगे जहाँ-जहाँ पर जितने आप बहुवचन पढ़ोगे, जितने भी द्विवचन पढ़ोगे उतनों में। जी, तो द्वितीय पढ़ रहे हो एक चीज़ जुड़ जाएगी यहाँ पर कर्मत्व अर्थ और अधिक जुड़ेगा। है कर्मत्व अर्थ की भी अधिक विवक्षा होगी तभी द्वितीया का ये सब आएगा। जी, तो चलिए आप राम आगे सस विभक्ति ले आए, सस का क्या बचेगा? अब जो पूछते थे कि जी सस का क्या बचेगा? कैसे मतलब प्रकृति वो आप देख मैंने आपको एक प्रत्यय की 21 जो अपने हैं ये प्रत्यय की एक वो दिखाई थी सुप प्रत्ययों की तालिका। जी, जी, उसमें मैंने कोष्टक में ये भी लिखा था कि जो बच रहे थे उसके उसका जो है जैसे जी, जैसे जस का अस लिखा था, सस का भी अस लिखा था बचा करके कोष्टक में आपने वो ढंग से स्मरण हो यदि आपको तो। जी, मैंने कहा था उसको स्कैन कर लेना है जैसे आपने अयुण को स्कैन कर रखा है वैसे ही। जी, तो कैसे बच जाता है वो ये देखिए, आपका एक सूत्र है लशक को तद्धिति। ये सूत्र क्या करता है? तद्धित वर्ज्य प्रत्ययाः लसक वर्गाः इतः स्युः। सूत्र के अर्थ को 2 भागों में बाँट करके बहुत सरल तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सूत्र सबसे पहले क्या करता है? यह मित्रों सूत्र है, यह इत संज्ञा करता है, इतः स्युः। जी, एक तो हलन्त्यम सूत्र पढ़े हो इत संज्ञा वाला, जी, एक दूसरा अनुनासिक पढ़े हो, अब ये पढ़ रहे हो एक इत संज्ञा वाला, एक चूटू और पढ़ चुके हो जी, कुछ दिनों पहले। जी, ये भी क्या करता है? इत संज्ञा करता है। इतः स्युः इत संज्ञा करेगा। भैया किसकी इत संज्ञा करोगे? तो ल, स, क वर्गा ल, स और क वर्ग इनकी इत संज्ञा करेगा। ठीक है ना? जी, जी, हाँ, हाँ, हाँ। तो ल, स, क वर्ग ये इत संज्ञक हो जाएँगे। तो ठीक है भैया, इनको इत संज्ञा कर देना। और कब? प्रत्ययाद्या शर्त क्या है इसकी? प्रत्ययाद्या मतलब वो प्रत्यय के आदि में रहने चाहिए, शर्त ये है। जी, ठीक है? प्रत्यय के आदि जी, होने चाहिए, बस ये शर्त है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ल, स, क वर्ग के लिए ये जो है, ये सस का जो स है, ये तो मतलब एक तो ल होना चाहिए, एक स होना चाहिए, या क वर्ग होना चाहिए, वो प्रत्यय का होना चाहिए। जी, प्रत्यय का आदि है, समझ रहे हैं ना? तो ये जी, क्या है? प्रत्यय का आदि भी है। जी, अच्छा, तो इनमें से क्या चीज़ है? ला है, सा या क वर्ग है, तो ऐसा है। और तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जहाँ पर क वर्ग आएगा प्रत्यय का आदि तो वहाँ तैयार हो जाइए, ये लगेगा। जी, प्रत्यय का आदि होना चाहिए और जहाँ पर ला आएगा प्रत्यय के आदि में तवे सूत्र तैयार रहेगा उसकी संज्ञा के लिए, ठीक है। जी, तो ये सूत्र क्या करेगा फाइनली देखो, प्रत्ययाद्याः लसक वर्गाः इतः स्युः। अर्थात प्रत्यय के आदि में यदि ल, स या क वर्ग के 5 अक्षर ध्यान रखना, क, ख, ग, घ जी, ये आदि में होंगे तो उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, ठीक है जी। इत संज्ञा हो जाएगी। लेकिन एक इसमें बड़ी शर्त रख दी जो सबसे शुरुआत में दी है, तद्धित वर्जः। लेकिन तद्धितीय प्रत्ययों में ये नियम लागू नहीं होगा। तद्धित को छोड़कर वर्जः वर्जः मतलब छोड़ करके आप कहते हैं ना वर्जनीय वगैरह वही वर्जः है। जी, तो तद्धित को छोड़कर मतलब यदि तद्धित के प्रत्ययों में आदि में ल हो, स हो, क वर्ग हो, वहां पर आप लसक्व तद्धिते इस नियम की प्रवृत्ति नहीं कराओगे। लसक उतरते में भी क्या संधि विच्छेद है? लसकु प्लस अतद्धिते मतलब जी, लसकु इत संज्ञक होते हैं। लसकु मतलब ल श कुमा में कवर्ग, लेकिन अतद्धिते तद्धित को छोड़कर तद्धित भिन्न। जी, सूत्र का अर्थ आपको क्लियर हो गया होगा। ये नियम बस आपको याद रखना है इतना ही सा। चाहे जी, तो आप इसे संस्कृत में रख लीजिए, चाहे हिंदी में समझ लीजिए, चाहे अपनी-अपनी जो आपकी मातृभाषा हो, बिहारी, बंगाली, गुजराती, हैं, मराठी, उस जिस भाषा के नियम को समझ पाओ,
हिंदी वगैरह जिसमें समझ लो बस। ये नियम सब जगह काम करेगा आपका व्याकरण। जी तो चलिए प्रत्यय के आदि सकार की संज्ञा कर दी, इस संज्ञा कर दी तो स्थिति बची राम आ गया। राम अस होने पर वही सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, अका सवर्ण दीर्घ से। इस सवर्ण दीर्घ को कौन बांध लेगा? इस सवर्ण दीर्घ को बांध लेगा आपका प्रथम पुरुष वर्ण से, पुरुष वर्ण बांध लेगा। अका सवर्ण दीर्घ केवल सवर्ण दीर्घ करता है, प्रथम पुरुष वर्ण क्या करता है? पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है। प्रथम पुरुष वर्ण दीर्घ बांध लेगा, तो जी प्रथम पुरुष वर्ण लगा दें क्या यहाँ पर? यस, नादशी वगैरह तो निषेध यहाँ लगेगा नहीं, क्योंकि उसको तो इच प्रत्यार पर ही चाहिए तब लगता है नादशी निषेध। यहाँ जी तो इच नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अ पर ही है, अस का आ, जी तो इच प्रत्याहार में नहीं आता है। जी तो प्रथम पुरुष वर्ण से दीर्घ कर देंगे, तो जी हमने दीर्घ कर दिया। दीर्घ करने के बाद क्या स्थिति बनी? राम अस और रामास। हमने दीर्घ कर लिया, तो ये वाली कंडीशन पे जाइए, हमने दीर्घ कर लिया रामास। जी रामास बन गया ना। जी अब रामास को बनने के बाद ये प्रथम पुरुष वर्ण से आप दीर्घ कर लिए हो, अब जो आपको सकार दिखाई दे रहा है ना, जी इस सकार को विभक्ति संबंधी सकार है। जी तो और पद के अंत में भी ये आप देख रहे होगे, पद के अंत में मतलब सुबंत, सुप अर्थात सुहो जैसा मोर्सन विभक्तियों में ये जब अंत में रहती है तो वो पदांत कहलाता है। जी तो चूंकि ये विभक्ति का सकार है तो ये पदांत तो है ही पक्का है, और अंत में भी है, जी पद भी है और अंत में भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। जी तो इसको सजसो रू से रू होना चाहिए, पदांत सकार को और सजुस के मूर्धन्य सकार को रू करता है वो सूत्र। जी तो इसको क्या होना चाहिए था? सकार को रू। इतने काम होने चाहिए, लेकिन अरे भैया अब ये कुछ नहीं होगा, एक नया काम हो गया। सा के स्थान पर एक नई चीज होने वाली है। क्या होने वाली है? आइए देखते हैं। आपका एक सूत्र है तस्मात् छसो नपुंसी। क्या सूत्र है? तस्मात् छसो छसो नपुंसक। नपुंसी। सूत्र से ही वैसे अर्थ निकल सकता है, जैसे आपको मैं सूत्र से दिखाऊं, तस्मात्। जी तस्मात् का मतलब होगा पूर्व सवर्ण दीर्घात, अर्थात पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे। ठीक है, जी संधि हो गई। तस्मात् ससो था, ससो मतलब जी सस के सकार को नह, नह मतलब नकार हो जाता है पुंसी, पुंसी मतलब पुल्लिंग में सूत्र लगेगा। अच्छा मतलब आपके पास स्त्रीलिंग भी होता है, नपुंसक लिंग भी होता है, जी लेकिन ये सूत्र केवल पुल्लिंग पुल्लिंग में लगेगा। जी तो अब देखिए सूत्र का अर्थ वृत्ति से भी देख लीजिए। तस्मात् का अर्थ किया पूर्व सवर्ण दीर्घात, पूर्व सवर्ण दीर्घ से परो यह ससह, ससह सह, ससः, तस का जो सक, तस्य मतलब उसको न हो जाता है, उसको नकार हो जाता है। ठीक है, जी जी बात आ रही है समझ में? जी हाँ, तो पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे जो उसका सकार है उसको क्या हो जाता है? न हो जाता है। और आगे क्या लिखा है? पुंसी, अर्थात जी मैं पुल्लिंग में लगूंगा। इसका मतलब आप इसे अजंत पुल्लिंग भरे सूत्र को स्मरण करे रहिएगा। अजंत पुल्लिंग में ये कंडीशन बनेगी कि पहले पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ हो और सस का सकार हो, तो वो नाम में बदल जाना है। स्त्रीलिंग वगैरह में काम नियम नहीं करेगा है? जी चलो नपुंसक लिंग में भी नहीं करेगा। जी तो आइए देखिए, यहाँ पर तो आमास में पूर्व सवर्ण दीर्घ हुआ है ना। यस, जी पूर्व सवर्ण दीर्घ से परे आप जो सस का स देख रहे हो, दंते वाला सा देख रहे जी हो ना, जी उसको कर देना न। इसी सूत्र से क्या कर देना? न, नह स्यात्। नह स्यात् का मतलब है नकार आदेश। तो आपने न कर दिया, तो न करने पर स्थिति क्या बनी? रामान। जी क्लियर? जी रामान रूप बन गया ना। जी हाँ, इतनी सारी चीजें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। अब रामान रूप समझने के बाद रूप सिद्धि तो हो गई। हाँ, आपने बहुवचन में सभी के सभी रूप समझ लिए क्या क्या बनेंगे। ठीक है, और बहुवचन में नहीं, सॉरी, द्वितीया का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन भी साथ में, इतना जी सब समझ लिया आपने। ठीक है, जी तो अब एक बड़ा झगड़ा उपस्थित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आपको एक चीज पहले दिखा देते हैं कुछ। हम्म,
सबसे पहले तो एक रूप सिद्धि के विषय में आपने जो रामम बनाया था ना, रामम करके, वो रूप कैसे सिद्ध होना है तो वो देखिए। जी, उस रूप को सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से पढ़िए। राम शब्दात् प्रातिपदिक संज्ञायाम द्वितीया विभक्तौ एकवचने अम प्रत्यये राम अम इत्यत्र प्रथमेव पूर्षवर्ण इत्यनेन पूर्षवर्ण दीर्घे प्राप्ते और जी, तम दीर्घम प्रवाद्य, उस दीर्घ को बात करके अनेन पूर्व रूपे एकादेशे, अर्थात अनेन मतलब इस सूत्र द्वारा, अमी पूर्वा, इस सूत्र द्वारा जी, पूर्व रूप हो जाएगा और एकादेश कर लेने पर रामम रूप बन जाएगा। तो जैसे आपने रामम बनाया, ऐसे आगे चल के आप हरि शब्द से अब लाओगे तो हरिम वगैरह ये हरी रूप बनेंगे, ये आपको आगे बताए जाएंगे जब विकर्ण शब्दों को पढ़ेंगे तब। जी, ठीक है, जी, चलो। अभी जो आपको मित्रों समझाया हमने, द्वितीया का बहुवचन समझाया था, याद है ना? जी, हाँ हाँ हाँ, तो वो बहुवचन समझाया। अब उस बहुवचन का जब रामान रूप बनाया तो उसमें एक बहुत दिक्कत आई। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यह है कि उस रूप में नकार को नकार होना चाहिए। मतलब जो आपने यह रामान रूप पढ़ा है, अब प्रश्न ये है कि इसमें जो न आप देख रहे हो रामान में, जी, इसमें इस ना को णकार आदेश, मतलब ये वाला वर्ग का 5वां अक्षर होना चाहिए उस जी, ना के स्थान पर। ठीक है, जी, तो सबसे पहले तो वो प्राप्त कैसे है आपको ये समझना है। नकार को नकार यहाँ प्राप्त कैसे है, किस सूत्र से, किस नियम से प्राप्त है, वो आपको समझना है। ठीक है, जी, अब आप नकार के स्थान पर जो नकार आदेश देखने जा रहे हो मित्रों, बहुत सारे साथियों को यह भ्रम होता है इसमें, और छात्रों को तो प्राय याद करने में भ्रम होता है। जैसे बालक केन में तो वो नकार बोलते हैं, लेकिन रामायण में उन्हें ण बोलना पड़ता है ना? जी, तो वो कैसे समझे कि कहाँ हमें ना बोलना है, कहाँ हमें ना बोलना है, ऐसी दुविधा रहती है उन्हें जब तृतीया विभक्ति का रूप जब वो पढ़ते। तो मतलब अब आप जो नियम पढ़ने जा रहे हो, ये पढ़ने जा रहे हो, ना को ना उच्चारण आपको कहाँ करना है, उसका एक नियम, एक फॉर्मूला जान रहे हो उससे। ठीक है, जी, तो मित्रों रामायण में क्या होगा, नकार को नकार प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा, किससे प्राप्त होगा? सूत्र आपके सम्मुख उपस्थित है, अट कुप्वांग नुम व्यवाये। हम पहले इस सूत्र का अर्थ इस वृत्ति के माध्यम से जानते हैं, फिर बाकायदा बोर्ड पर भी इसको समझने की कोशिश करेंगे। जी, ठीक है, जी, तो चलिए सूत्र क्या कहता है, सूत्र का अर्थ देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ पर आपको इस सूत्र को ठीक से बता पाऊं कि ये चीज पहले पढ़िए। अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम, बताइए समझ में। जी, अट कवर्ग पवर्ग आंग नुम मतलब क्या होना चाहिए, ध्यान दो इधर। एक ये र देख रहे हो ना, और एक ये स देख रहे हो, और ये बीच में तमाम गैप देख रहे हो, इसके बाद जो ये ना हो। ठीक है, और हम बीच में कॉमा कॉमा कर लें, कॉमा कॉमा कॉमा, ये तमाम। मतलब अब इससे क्या मतलब निकलेगा, अब आपको अर्थ समझा रहे हैं। जी, सूत्र क्या करता है, सूत्र के अर्थ को फिर हम विभज्य करके पढ़ेंगे। सूत्र क्या करता है, रसाभ्याम परस्य नस्य णः, ये सूत्र रसाभ्याम मतलब रेफ और मूर्धन्य शकार से परे नकार को नकार करता है। जी, देखो हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, सभी की एक चीज बताएंगे। जी, रसाभ्याम परस्य मतलब र और स, इन दो वर्णों से परे नकार को नकार करता है। यस, बात समझ में आ गई, नस्य ना, पर जी, कब करेगा? तो इतनी चीज बीच में होनी चाहिए, क्या क्या? ये अट कवर्ग पवर्ग आंग और नुम। जी, अट क्या है? अट एक प्रत्याहार है, जी, प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए बीच में। जी, मतलब र और स एक साइड, एक छोर पर हो, दूसरे छोर पर ना हो, और बीच में आपके कौन हो, अट हो, या कवर का कोई एक अक्षर होना चाहिए, या जी, एक आंग है, आंग होना चाहिए वहां पर, या नुम, नुम मतलब वहां पर
एक अनुस्वार हो या फिर, ठीक है। जी। तो वहां पर क्या हो जाता है, वो वही लिखा है एतई व्यस्तई, एतई व्यस्तई मतलब ये अलग अलग उसमें व्यस्त रूप से मिले। तो क्या कि ये एक प्रयोग में क्या सबके सब मिल जाएंगे क्या, कि एक प्रयोग में अट भी मिल जाए, कवर्ग मिल जाए, आंग नुम सब खटाखट मिल जाए, क्या ना। एक प्रयोग में संभव नहीं है। इसलिए आगे लिख रहे हैं यथा संभवम मिलतैश्च, यथा संभव मिल जाए जी, क्योंकि जी। इकट्ठे तो एक साथ एक प्रयोग में नहीं मिलने वाले। जी। यथा संभव मिल जाए, यथा संभव का मतलब होगा कि रेफ सा एक सिरे पर है, दूसरे सिरे पर ना है, बीच में अट का कोई एक अक्षर मिल जाए, या फिर कोई एक कवर का मिल जाए, या कोई पावर का, मतलब कोई एक मिल तो जाए, जी। और एक भी मिल जाए, दो दो मिल जाए, या ज्यादा से ज्यादा मिल जाए उतना ही ठीक है, पर एक तो मिलना चाहिए, बस इतना ही कहने का तात्पर्य। जी। इसलिए कहा यथा संभव मिलता, ये व्यस्त रूप से मिले, मतलब अलग अलग भी मिलेंगे तब भी काम चलेगा, ये नहीं कि जिस क्रम में लिखे हैं उसमें ही मिले, है? जी। जी। ये अलग अलग तरीके से, मतलब इनमें से कोई एक बंदा होना चाहिए बीच में, मतलब कोई सा एक अक्षर बीच में होना चाहिए। जी। तो क्या होता है, व्यवधानेपि, व्यवधानेपि मतलब इनका होने पर भी, अटका पवर्ग और किसके बीच में व्यवधान होने पर, र, इसे ऑब्लिक समझना, ऐसा नहीं कर रहा इकट्ठे परे हो, ऑब्लिक समझना इसे, र सा और बीच में क्या हो, यट का वर्ग पवर्ग है, पूर्व में र में से कोई एक वर्ण, बीच जी। में क्या हो, अट कवर पवर कुछ भी हो, तो क्या हो जाता है, तो उधर जो नकार होगा उसको नकार हो जाएगा बहुत आसानी से। जी। पर कब, समान पदे, देखो एक चीज लिखी, समान पदे मतलब वो एक पद होना चाहिए। जी। अब पद 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 मतलब समझते ही सुबंत, मतलब एक सुबंत होना चाहिए वो, जी। जी। ऐसा नहीं कि एक सुबंत में तो आपने ये ढूंढ लिया और एक दूसरे वाले पद में आप ना कोड़ा करने चलो, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब एक सुबंत होना चाहिए, टोटल एक सुबंत, ऐसा नहीं कि दूसरा सुबंत उसमें मिश्रण हो, जी। मतलब वन सिंगल रूप होना चाहिए वो। जी। जी। आई समझ में। जी। तो आपने जो यहां समझा है, अट का वर्ग पवर्ग आंग नुम चाहिए, आप इसको थोड़ा बोर्ड पर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जी। तो मैं इसको स्पॉट वीडियो कर देता हूं, है। जी। यस, अब आप मुझे देख पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, आपको बोर्ड नजर, जी। ठीक है, ओके। देखो आपका सूत्र है ये, अट कुपवांग नुम व्यवायेपि, ओके। जी। अब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा बड़ा लिखूंगा आपको ज्यादा अच्छा सा दिखे, जी। कि मैंने कहा था रेफ, इसका नियम और एक बार समझ लीजिए, र ऑब्लिक श, इनमें से कोई एक वर्ण इस छोर पर स्थित हो, जी। बीच बीच और बीच में क्या हो, अट हो, जी। ऑब्लिक कवर्ग, जी। ऑब्लिक पवर्ग, इनमें इनका कोई एक अक्षर, जी। और आंग और नुम, नुम का मतलब है ये अनुस्वार से समझ लें आप, ये अनुस्वार हो गया। जी। इसके इसके बाद यदि क्या आता है ना, तो आप ना को क्या उच्चारण करना, न, तब आप वहां ना को ना का उच्चारण करना, जी। ये नियम है ये, जी। ठीक है। जी। तो चलिए अब आइए देखते हैं, हमने ये जो जहां पर दर्शाया है ना, एक प्रयोग है, रामान नाम का प्रयोग है, रामान जो अभी आप सिद्ध किए हो, ये जी। रामान प्रयोग में इस सूत्र की प्राप्ति कैसे होती है वो समझते हैं। जी। देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं रामान, सबसे पहले कंफर्म करो कि ये समान पद है, यस ये एक जी। ही पद है, जी। कंफर्म हो गई ये बात। जी। इतनी बात कंफर्म होने के बाद आपको ये कर्म होना चाहिए, रेफ और सा, तो आप र देख पा रहे हो, र जी।
और भी उधर उस सिरे पर न देख पा रहे हो, ना है। जी। ठीक है, तो आपको क्या क्या मिल गया? रेफ और शकार से परे तो आपको रेफ मिल गया, उस छोर पर ना है, ना मिल गया। अब बीच में जी। ढूंढते हैं अट कबर पवर्ग आंग नुम आपको कितने मिल रहे हैं। ठीक है, जी। तो आइए वो हमने देखे। तो जी, अट में आएगा। यस, उसके बाद म पवर्ग में आ गया। जी, पावर में। उसके बाद आ किस में आ गया? फिर अट में आ अट में गया। आ गया। उसके बाद न, तो है ही उसी को तो बोलूंगा। और ना तो मिल ही गया, उसी को तो ना गुणा करना है। तो मतलब जी। आपको क्या व्यवधान मिला? आपको अटका मिला, का मिला यहाँ पर, मतलब 2 बार अटका मिला, 1 बार पवर्ग का मिला। जी। जी। और इन्हीं का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इनमें से कोई एक ज्यादा का व्यवधान हो कि जो इनमें आता ही नहीं है। यदि किसी और का काम नहीं चलेगा, समझ रहे हो ना? जी, आवाज अटक गई थी चाचा जी, फिर से बोलिए, क्या बोले? हाँ, मैं वही कह रहा था कि इतने का ही व्यवधान हो तभी चलेगा। इनमें से कोई यदि ज्यादा का व्यवधान है तो वो नहीं चलेगा। अच्छा। जैसे मान लीजिए कि वो अट का वर्ण नहीं हो, कवर पवर का वर्ण नहीं हो, एक फालतू हो, ये तो, और एक कुछ फालतू बीच में घुसा हुआ हो, अच्छा, उसका वो नहीं चलेगा। मतलब र या श और जो नकार है उसके मध्य में जितने भी होंगे वो सब के सब ऊपर में हाँ, जो जो नियम बताए हैं उसमें ही आने चाहिए। इसमें से ही आने चाहिए वो सभी। एक भी अगर बाहर से आ गया तो फिर ये सूत्र नहीं लगेगा। तो ये सूत्र नहीं लगेगा, बस यही के यही हो, चाहे ये कम हो, मतलब ठीक है। यथासंभव इनका ही व्यवधान हो। जी। जी। बात आ गई समझ में? जी। चलो, तो अब इसलिए देखो, अब यहाँ ना को ना प्राप्त है ना, जी। तो ना को ना होना चाहिए। होता क्यों नहीं है? तो होता इसलिए नहीं है मित्रों, इस ना को जो आप देख रहे हो, ये न पद के अंत में है। आप देख रहे हो ना, पद के सबसे लास्ट में है। न कहां पर है? एट लास्ट, जो पद का लास्ट है, क्योंकि पद संज्ञा है इसकी। जी। और पद का लास्ट क्या है आपका? ये न। न। जी। तो इसलिए क्या होता है, इसको ना को ना पद के अंत में होगा तो नहीं होगा, कि कौन बताता है? एक सूत्र है, आप अपनी इस सब स्क्रीन पे देखें। एक सूत्र है आपका पदान्तस्य, हम इसको दिखाते हैं यहाँ। अभी आपको जो इमेज दिखा रहे थे ना, जी। जी। उसमें ही वो नीचे लिखा हुआ था। आपका एक सूत्र है पदान्तस्य, क्या कहता है देखो। नस्य णो न, नस्य मतलब नकार को, णो णो मतलब नकार, न मतलब नहीं होता। जी। नस्य णो न का कहां नहीं होता? तो पदान्तस्य, पूरे पूरा सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा? पदान्तस्य अर्थात पदांत के नस्य मतलब नकार को, णो न मतलब नकार नहीं होता। जी। सूत्र का अर्थ हो गया क्लियर आपको, सूत्र वृत्ति की दोनों की सहायता से। जी। तो ये न जो है पद के अंत में है, रामान का ना, तो इसलिए नकार को नकार होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। तो आपने अभी तक का क्या समझा? कट को पांग में कहां लग सकता है? तो इसलिए इसको यहाँ पर इति प्राप्ते दिखाया गया है, मतलब ये प्राप्त होगा, पर आगे वाला सूत्र से रोक दे रहा है। जी। तो जी। मतलब जहां पर अंत में ना में नहीं है, मतलब पद के कहीं बीच में फंस गया, बस लास्ट नहीं होना चाहिए ये ना। तो फिर क्या है? तो ना कोणा हो जाएगा, अट को पांग में। क्योंकि ये विधिवशात कहां फंस गया? पद के अंत में हो गया। जी। तो इसलिए पदांत से सूत्र द्वारा ना कोणा का निषेध हो जाएगा। जी। बताइए ना समझ में? जी। जी। नहीं तो ये हाँ, बहुत महोदया, ये न लास्ट में जी। था इसलिए। हाँ जी, ये लास्ट वाली बात समझ नहीं आई जरा। अरे वो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो अभी आप दोबारा फिर समझिए। जी। हाँ, अब देखो रामान कैसे बनाना है, एक बार उसे देखें कि राम शब्दात प्रातिपदिक संज्ञायाम द्वितीय बहुवचने सस्विभक्त, मतलब सस्विभक्ति लाएंगे आप। जी। उसके बाद क्या करना है कि लशक को तद्धिते सूत्रेण सस्य संज्ञायाम, सकार की संज्ञा कर दी तो राम अस्थिति स्थिति, राम अस ऐसी स्थिति हुई। जी। और फिर आपको क्या करना है कि प्रथमे पूर्व सवर्ण इति सूत्रेण, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश है, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश कर दिया तो रामास ऐसा बन जाएगा, इति जी। जाति।
जी रामाश इति जाते मतलब इति स्थिति, ऐसी स्थिति बन जाए। जी फिर क्या कर रहा है, तस्मात् छसो नपुंसी इति सूत्रेण तस्य नकारे, प्रकार को नकार कर देना, तस्मात् छसो नपुंसी, तो क्या बन जाएगा, रामान इति दशायाम, इस दशा में अटरूपांगम व्यवायति इति सूत्रेण न सिड़त्व प्राप्ति, इस सूत्र से नकार को नकार प्राप्त होगा, किंतु पदांतस्य इति सूत्रेण निषेधे करते रामान इति सिद्धम, पदांत से सूत्र निषेध कर देगा कि ये पद के अंत में यदि नकार होगा तो उसको नकार नहीं करना है। तो एक बार फिर से समझे राधा जी, ये जो नकार है ये पद के अंत में है, मतलब पद के सबसे लास्ट में है, नकार के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसलिए इस नकार को नकार नहीं होगा। पदांत से सूत्र किसको निषेध कर देगा, अटकुपांग विवाहिती को निषेध कर देगा कि आप वहां तो नहीं कर सकते हो कि जो नकार पद के अंत में होगा। ठीक है जी। जी तो अब ये अटकुपांग विवाहिती सूत्र लगेगा कहां, क्यों जी, इसके लिए आपको आपको क्या करना होगा, कुछ दिनों का इंतजार करना होगा, मतलब अब हम जब अगली क्लास लेंगे तब आपको पढ़ाएंगे इस बात को कि अटकुपांग विवाहिती द्वारा नकार को नकार कहां होगा, इस बात। तो आज आपने क्या समझा, रामम मतलब द्वितीय व्यक्ति का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, रूप क्या बनता है, और बहुवचन में जैसे रामान है, नकार को नकार क्यों नहीं हो पाता, इसको भी आज आपने समझा। ठीक है जी। जी जी हाँ, आचार्य और जी, कोई यदि आपकी अब शंका हो तो अब बता सकते हैं। जी आचार्य जी, दो प्रश्न है वाले सूत्र में जिसमें शस के श वाला तस्मात् वाला सूत्र जी जो भी जी। पढ़ाया था, उसमें शस हम्म ऐसा हम्म कहे हैं, हम्म तो वो तो फिर शस तो केवल एक ही विभक्ति है केवल, तो उसी के लिए ही बस बनी है वो सूत्र। केवल उसी के लिए बना है बस। जी, और दूसरा जो पहला सूत्र था जिसमें आपने कहा कि अम का अच हो, ऐसा पहले वाले सूत्र में जो हाँ, बताया अक्ष से संबंधी एच परे रहते, अमी पूर्वा, जी जी। जी, तो उसमें अम का अच हो मतलब वो भी तो फिर केवल अम वाले ही विभक्ति के लिए बनेगा फिर, तो उसमें अम का अच कहने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि अम में तो अच है ही, केवल अम परे ऐसा कहते तो भी चल जाता, अम का अच परे हाँ, ऐसा अक्ष क्यों? से अम परे रहते, ऐसा है ना, कहीं अम के स्थान पर कुछ अन्य भी आदेश हो जाते हैं। नहीं नहीं, ठीक है। मतलब सूत्र तो ये कह रहा है ना कि अम के अच परे रहने पर वो सूत्र आएगा, तो अम संबंधी एच परे होना चाहिए, है ना, अको अम यच। जी, तो अम संबंधी हाँ अच, तो यदि अम है तो अच तो होगा ही, क्योंकि वो तो अच से ही चालू हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता तो कि अम हो और हल हो। महोदय, कदाचित् हलन्त शब्देषु न स्यात् इति मन्ये। तपः तपसि तपांसि, मनः मनसि मनन्सि, तत्र वहां क्या हो तस्मात्। जाता है, नुम हो जाता है ना, हा, न तर्हि अम् नुम एव न किसको, भविष्यति, तत्र तु तपः तपः इति द्वितीया विभक्तौ एकवचने अपि तपः एव भवति वा मनः एव भवति, तस्मात् कारणात् कदाचित् मन्ये इति। अच्छा, वहां पर ये है ना, वहां पे भी अच परे नहीं मिलेगा ना, आम् आम्, मतलब किन्तु अच् अच् अम होगा तो अच होगा, कथनस्य। अम नहीं होगा तो हाँ, अच भी नहीं होगा। आम् 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 आम्। चलो इसका और भी विचार कर लेंगे, यहाँ पर मुझे लगता है अन्य भी कुछ प्रोविजन होने चाहिए, इसका जी विचार करके और उत्तर दे देंगे आपको। ठीक है, जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी ग्रहण की क्या जरूरत है, अम ही कह देते। मुझे लगता है कि कहीं पर अम के स्थान पर जो आदेश हो जाते हैं तो वहां पर कुछ दिक्कत फंसती है, अच के हम अलावा इसको और और देख भी करके कुछ आ आपको सकता है बताते हैं। आदेश के हाँ, कारण, ऐसा लगता है। विभक्ति स्थान पर जब कुछ आदेश होगा हम इसे देख करके और बताएंगे आपको करना। जी ठीक है, जी जी। बिल्कुल। हाँ, और कोई प्रश्न? और तो नहीं आ रहे हैं हाथ ठीक है, में। चलो कोई बात नहीं, आप स्वाध्याय निरंतर करते रहिए मित्रों। अभी कुछ दिनों से हमारी जो डिवाइस है वो कुछ खराब हो गई थी, जो उपकरण से आपको पढ़ाते हैं उनको सुधरवाने में ये कुछ टाइम लगा तो जिसमें क्या है, लैपटॉप है, मोबाइल है, ये काफी सारी चीजें हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अब फिर जल्दी से ही बस एक आध गैप और हो सकता है इस अष्टमी तक, उसके बाद हम लगातार फिर चलते रहें। ठीक है,
जी तो राधा जी का कुछ प्रश्न है जी, जी बताएं। अच्छा, जैसे लेकिन पुष्पाणी में भी तो नाव होता है ना, उसको तो नाव जाता है। तो वहां की तो प्रक्रिया आपको बताई जाएगी ना, आप क्यों चिंता कर रहे अच्छा हैं? पुष्पाणी तक पहुंचने तो दें नपुंसक अच्छा, लिंग। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और वैसे भी वो आप पदार्थ बस तो नहीं है। अचुपंग में भी नियम को याद रखना है, आपको हर जगह बताएंगे इसको, ये नियम हर जगह लगेगा जहां जहां इसकी जी आवश्यकता है। जी। ठीक है, तो समापन करें जी फिर आज। जी अच्छा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः। शुभ रात्रि।